देखते हैं क्लास 10 का मैथ का प्रश्नावली 3.4 में क्या है। में पहले सवाल क्या लिखी हुई है कि कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप प्रतिस्थापन विधि तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब विलोपन विधि हम देख लेते हैं। इन चारों सवालों को मैं विलोपन विधि से बताऊंगा और प्रतिस्थापन विधि से आपको खुद लगाना होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये पढ़ा दिया गया है। ठीक है, देखते हैं पहली सवाल क्या लिखी है। पहली सवाल कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और उसके बाद दिया गया है 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 4 लिखा है। ये सवाल नंबर 1 है आपकी, ठीक है ना। पहली सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि क्या होती है। देखिए, विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि दोनों रैखिक समीकरण में से में किसी एक समीकरण में किसी अचर संख्या से ऐसा हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं ताकि दूसरे रैखिक समीकरण का कोई एक पद बराबर हो जाए, ठीक है ना। कोई एक पद हम बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हम अगर इसको पहला समीकरण दे दें नाम और इसका दूसरा समीकरण नाम दे दें। देखिए, प्रथम समीकरण एक में 2 से गुणा कर दें, ठीक है ना। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे भी ये देखिए 2x है ना, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप 2 से ही गुणा कीजिए। 3 से अगर करते तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 3 हो जाता और यहाँ पे भी 3y, यहाँ पे 3y, यहाँ पे भी 3y हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 2 से गुणा करके समीकरण क्या कहते हैं, समीकरण दूसरे 2 से घटाने पर यहाँ पे जब देखिए करेंगे तो क्या हो जाएगा। समीकरण 2 से घटा रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। दूसरा समीकरण पहले लिख दिया क्योंकि इसी से घटाना है। पहले से भी आप घटा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 2 से हम गुणा करें तो कितना आएगा, 2x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 5 दूनी 10। देखिए 2 से अगर गुणा कर रहे हैं तो पूरे समीकरण में गुणा होगा। पूरे समीकरण का मतलब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में। तो यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पे घटा रहे हैं तो घटाएंगे कैसे, जो घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस था तो ये भी माइनस और यहाँ पे ये भी माइनस, ठीक है ना। ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी माइनस हो गया, ये पहले से माइनस था। माइनस क्या होता है, जुड़ता है। तो -3 और -2 क्या हो गया, -5 -5y बराबर, यहाँ पे देखिए 4 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 4 में से 10 गया आपका हो जाएगा 6, ठीक है ना, माइनस में 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, -6y -5। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 6/5। अब ये वाला जो मान है अगर हम इस वाले समीकरण में, पहले समीकरण में रख दें इस वाले में, तो क्या आएगा, पहले में या किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए हम इसी वाले समीकरण में रख रहे हैं, यहाँ पे दूसरे वाले समीकरण में ये वाला, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस में 3 इंटू y का मान अभी 6/5 निकले तो यहाँ पे 6/5 लिख देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2x, ठीक है ना, माइनस में 6×3 18/5 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे क्या आएगा 2x, ये माइनस का उधर जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 18/5, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 5 चौक 20 और 20 और 18 कितना होता है, 20 और 18 38 होता है, 38/5। यहाँ पे 2 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 38/5 गुणे 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 9 18 तो कितना आएगा, x बराबर 19/5। ये आपकी सवाल हो जाएगी। ये सवाल नंबर आपकी फर्स्ट है। लेकिन ये सवाल अभी ख़त्म नहीं हुई है। एक विधि तो ये हो गई, ये इसे कहते हैं विलोपन विधि, ठीक है ना। इसमें एक विधि और पूछ रहा था, कौन सी विधि, वो कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए, ठीक है ना। अब आप प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखिएगा कि कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है ना। तो ये आपकी सवाल हो गई। अब इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 2, इसी का दूसरा पार्ट। देखिए दूसरा पार्ट क्या है,
कह रहा है कि 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10 और दूसरा है 2x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 2 है। तो यहाँ पे देखिए हमको इसमें बराबर करने के लिए काम करते हैं कि अगर हम इसको प्रथम समीकरण मान लिए, इसको द्वितीय, ठीक है ना, सेकंड। अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें तो ये दोनों देखिए 4y और ये भी 4y हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10। अब इस समीकरण में पूरे में 2 से गुणा कर रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 4x माइनस में 4y इज इक्वल्स टू 4। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम अगर जोड़ दें, क्यों जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे ये वाला आपका माइनस में था और ये वाला आपका प्लस में था। अगर दोनों चिन्ह समान होते तो घटाते, लेकिन अगर दोनों चिन्ह एक दूसरे के विपरीत है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जोड़ने पर सारे चिन्ह सेम टू सेम होते हैं, कोई बदलता नहीं है। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 4 3 7x हो जाएगा और ये बराबर देखो 10 और 4 कितना 14। अब यहाँ पे x बराबर कितना 14/7। तो x बराबर कितना आएगा 7 एकम 7 दूनी 14, मतलब ये 2 हो जाएगा। x का मान हमारा 2 आ गया। अब ये मान अगर इस वाले समीकरण में, पहले वाले समीकरण में रख दें, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर कितना आएगा 3 × 2, देखिए x के स्थान पे मैं 2 लिख रहा हूँ, प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10, बाकी वैसे का वैसे उतार लिया। देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 + 4y इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे देखिए 6 को उधर पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा 4y बराबर 10 - 6। तो देखिए 4y इज इक्वल्स टू 10 - 6 मतलब 4 ही होता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 4/4 और जब काटेंगे तो कितना आएगा 1 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 2 हो गया और y बराबर आपका 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो समीकरण बने हैं इसको हम उसी तरह जैसे पहले समीकरण आते थे उस तरह बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है 3x माइनस में 5y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 4x बराबर 2y प्लस में 7 है, ठीक है ना। तो बनाते हैं तो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा, इसको बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू, माइनस में था उधर जाके प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये आपका 4x 2y यहाँ पे जुड़ा था, इधर आके घट जाएगा 2y बराबर में क्या हो जाएगा 7। अब इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लें तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम कोई ऐसी संख्या नहीं है कि किसी से गुणा कर दें तो ये वाला बन जाए या इसमें गुणा कर दें तो ये वाला बन जाए। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे देखिए 4 था, यहाँ पे 3 था, तो एक काम करते हैं ये 3 इससे और 4 इससे गुणा कर दें, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे, देखिए अगर पहले समीकरण में 4 से और दूसरे समीकरण में 3 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ 4 × कौन सा समीकरण 3x माइनस में 5y इज इक्वल्स टू 4 और इस वाले समीकरण में 3 से अगर गुणा कर दें तो कितना आएगा 4x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू 7। अब देखिए जब गुणा कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा आपका 4 × 12x माइनस में 5 × 20y इज इक्वल्स टू 4 × 16 बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 × 12x माइनस में 3 दूनी 6y इज इक्वल्स टू आपका 7 × 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम घटा देते हैं, ये दोनों सेम चिन्ह दोनों का धनात्मक है, इसलिए जब घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 20 में से 6 जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो प्लस हो गया है अब और ये माइनस में था, एक प्लस दूसरा माइनस तो मतलब घटेगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो 20 में से 6 गया कितना होता है 14 होता है। तो यहाँ पे ये 14 हो जाएगा 14y और 20 बड़ा था उसके पहले चिन्ह निगेटिव था तो यहाँ पे निगेटिव चिन्ह हो जाएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो 16 में से 21 जाएगा, कितना आएगा 16 4 20 1 21 5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। 16 4 20 हो जाएगा और उसके बाद कितना आएगा 16 4 20 1 21 5 हो गया, ठीक है ना। वो भी किस में आएगा माइनस में, क्योंकि आपका 21 बड़ा था। अब देखिए यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा -5/-14, ठीक है ना। अब देखिए माइनस से दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आपका हो जाएगा 5/14, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये y का मान किसी एक समीकरण में रख दें, किसी में भी, हम पहले वाले समीकरण में रख दे रहे हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से 3x माइनस में 5 × y के स्थान पे हमको क्या लिखना है 5/14 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। अब यहाँ से ये क्या आएगा 3x माइनस में 25/14
इज इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इक्वल क्या यहाँ पे इम्प्लाइज दैट, ठीक है ना। देखिए इक्वल का मतलब और इम्प्लाइज का मतलब अलग होता है। इक्वल का मतलब क्या होता है कि 4 के बराबर हम लिखने वाले हैं, इसके बराबर नहीं, केवल 4 के बराबर लिखने वाले हैं। लेकिन इम्प्लाइज का मतलब होता है कि इसके बाद जो अगला स्टेप लिखना है वो क्या होगा, उसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 3x, ये माइनस में 25/14 था, उधर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 25/14। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 14 28 14 42 14 चौको 56, 56 प्लस 25/14 हो जाएगा, यहाँ पे किसके 3x के बराबर, ठीक है ना। अगर अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3x बराबर कितना आएगा, 5 5 11 की कहाँ से लेंगे, 5 2 7 1 8 81/14, और यहाँ पे 3 जब इधर आएगा कितना हो जाएगा, x बराबर 81/14 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पे इसको काट सकते हैं किससे, 3 से, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x बराबर 27/14, ठीक है ना। तो ये आपका x का मान आ जाएगा। देखिएगा इसमें अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप देख लीजिएगा। देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या है। सवाल नंबर 4 इस टाइप की है कि x/2 प्लस में 2y/3 इक्वल्स टू -1 और x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले ये जो भिन्न टाइप की सवाल है इसको हम एक रैखिक टाइप बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसका हम LCM लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 3 और 2 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसको करेंगे तो 3x ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस में 2 दूनी 4, 4y इज इक्वल्स टू -1। और अगर इसको देखें तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 3x माइनस में y/3 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 6 उधर करेंगे तो कितना आएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू आपका -6 हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 3x माइनस में y इज इक्वल्स टू 9 इज इक्वल्स टू 9। अब ये आपके दो समीकरण बन गए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हमको सॉल्व करना है। अब देखिए दोनों समीकरण में पहला पद ये जो 3x है, यहाँ पे भी 3x है। क्या काम करते हैं, दोनों को हम घटा ही देते हैं, ठीक है ना। जब घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे पहले हम इसको लिख लेते हैं, या इसको ही लिख लें, 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू -6, और ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस में y इज इक्वल्स टू 9 है, ठीक है ना। ये आपका 9 है। अब देखिए घटाएंगे तो ये माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा, 4 1 5 5y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस, ये माइनस, ये भी दोनों माइनस तो जुड़ जाएगा, 9 6 15 होता है, ठीक है ना। ये माइनस में 15 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आएगा, माइनस में 15/5, और 5 1 कम 5 5 यहीं 15, तो y बराबर क्या है, -3। y बराबर जब -3 हो गया तो ये मान किसी एक समीकरण में इसमें ही रख देते हैं। तो 3x माइनस में -3 है, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 9। तो ये क्या आएगा, 3x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 9, और यहाँ पे क्या आएगा, 3x बराबर 9 माइनस 3, 3 को उधर पर पक्षांतर कर दिया, तो 3x बराबर कितना 6 आएगा, और x बराबर कितना 6/3, मतलब x बराबर 2, 3 कम 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो x बराबर आपका क्या आ गया 2, और y बराबर आपका -3 आ गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, ठीक है ना। अस्तित्व होने का मतलब इक्वेशन बन पाएँ या इक्वेशन बन जाएं तो उनका हल निकले, ठीक है ना। अगर नहीं निकल पा रहा है तो अस्तित्व में ही नहीं होंगे, या तो उनका समीकरण ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो उनका हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि से हमको ज्ञात करना, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें पहली सवाल क्या है, पहली सवाल कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, मतलब कि भिन्न की बात कर रहा है ये, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से हम एक काम करते हैं, क्या मान लेते हैं, माना भिन्न क्या है, x/y हमने मान लिया। अब इसके कथन अनुसार क्या कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, तो भिन्न क्या 1 में परिवर्तित हो जा रही है। तो यहाँ पे देखिए अंश में हम 1 जोड़ दे रहे हैं और हर में हम 1 घटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो भिन्न क्या 1 बन जा रही, तो मतलब इसका जो भी मान आएगा वो 1 होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है,
एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें, अब देखिए दूसरा समीकरण बन रहा है, यदि हर में क्या कह रहा है, एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दिया तो वो भिन्न क्या 1/2 हो जा रही है। तो वह भिन्न क्या है, अब भिन्न हमको निकालना है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा इसको भिन्न से हटाते हैं, अंश हर से हटाएंगे तो कैसे हटेगा, यहाँ पे इसको ये भाग में, तो ये पूरी चीज़ उधर जाएगी तो गुणे में हो जाएगी। तो कितना आएगा, x+1 बराबर y-1, ठीक है ना। या हम इसको इधर ला लें तो कितना आएगा, x माइनस वाई, और प्लस में ये 1 था और ये माइनस से प्लस हो जाएगा इधर आने के बाद 0, ठीक है ना। तो x माइनस वाई बराबर या +2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y-1। इसको इधर ला लें, y+1 है, ठीक है ना। इसको इधर लाएँ तो क्या हो जाएगा 2x माइनस में y माइनस में 1 = 0। एक समीकरण आपका ये बन गया, दूसरा आपका ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों में y और y क्या मैच कर रहा है, सेम है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को हम घटा ही देते हैं। तो समीकरण 2 - 1 अगर करें तो क्या आएगा, 2x माइनस वाई माइनस 1 = 0 और x माइनस ये वाला y+2 = 0। अब यहाँ पे देखिए अगर घटाएंगे तो ये माइनस, ये वाला आपका प्लस, ये आपका माइनस, तो ये कैंसिल आउट। यहाँ पे घटाएंगे 2x में से x गया, x बचेगा। इसको जब करेंगे तो कितना आएगा, -1 और ये भी -2 तो -3 हो जाएगा = 0। तो x बराबर कितना 3, x बराबर आपका 3 आ गया। अब x का ये मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। x का मान अगर हम इसमें रख दें तो कितना आएगा, देखिए समीकरण x बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे तो कितना आएगा 2 × 3, 2 × x है तो यहाँ पे x का मान 3, तो 2 × 3 माइनस में y माइनस में 1 = 0। देखिए 3 दूनी 6, 6 - y - 1 बराबर 0। 6 में से 1 गया 5 होता है, तो 5 - y बराबर 0। तो y बराबर देखिए y उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो y बराबर 5, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। तो y का मान कितना 5 और x का मान 3। तो ये जो भिन्न थी वो क्या थी, वो भिन्न आपकी थी 3/5। अब आप खुद ही देखिए, अगर अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो 1 हो जा रहा है। देखिए अंश में अगर हम 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दिया, हर में अगर 1 घटा दें तो 1 घटा दिया। अब देखिए आप ध्यान से, 3 1 4 हो गया, 5 से 1 गया 4, काटेंगे तो कितना 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब कह रहा है कि अगर हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जा रहा है। तो हमारा क्या 3/5 था ना, 3/5। अगर हर में 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दिया हमने, कितना आया 3/5 1 6, 3 1 कम 3 दूनी 6, देखिए 1/2 भी हो गया, ये भी चीज़, ठीक है ना। तो ये आपका सोल्यूशन है। देखते हैं सवाल नंबर 2। दूसरी क्या है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है पूछ रहा है। 5 वर्ष पूर्व पहले की बात चल रही है, तो अब अभी इस समय नूरी की आयु क्या रही होगी हमको नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि नूरी की और सोनू की आयु क्या है। माना ये आपकी सवाल नंबर दूसरी है। माना नूरी की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष हमने मान लिया, ठीक है ना, x वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु हमने y वर्ष मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पहले या पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, नूरी की आयु भाई अभी अगर x वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले की बात मतलब x - 5, ठीक है ना। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या रही होगी, सोनू की आयु y - 5 रही होगी, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, मतलब नूरी की आयु ज़्यादा रही होगी, सोनू की आयु की 3 गुनी है कौन, नूरी, तो नूरी ज़्यादा है। तो नूरी आप क्या है x - 5 है, और ये सोनू क्या है y - 5 है।
कह रहा है कि कितनी अधिक है, 3 गुनी अधिक है, मतलब ये 3 गुनी, नूरी 3 गुनी ज़्यादा है आयु में, ठीक है ना। तो अगर हम सोनू की आयु को 3 गुना कर दें तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक समीकरण बनाया, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कब? 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद की हम बात करें तो कितना आएगा, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगी, अभी x है तो 10 वर्ष बाद x + 10 होगा, और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, सोनू की आयु हो जाएगी y + 10। अब उसने एक कंडीशन दी, क्या, कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 10 वर्ष के बाद भी नूरी दुगनी वर्ष की होंगी, किससे, सोनू से, मतलब सोनू अभी दुगना कम है। तो यहाँ पे देखिए ये तो नूरी हो गई, ठीक है ना, और यहाँ पे ये सोनू हो गई। अभी ये सोनू की आयु इनसे आधी है, मतलब ये दुगनी है, इनकी आयु की दुगनी, मतलब अगर ये 5 वर्ष की हैं तो ये 10 वर्ष की हैं। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जिनकी आयु कम है सोनू की आयु में 2 से गुणा कर दें। तो अब देखिए ये 5 थे, ये 10 थे, अगर 2 से इसमें गुणा कर दिया गया तो ये भी 10 हो गए और ये भी 10 हो गए। अब ये देखिए दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं दोनों समीकरण को। अगर हम इसको सॉल्व करें समीकरण 1 को, कितना आएगा, समीकरण 1 से यहाँ पे देखिए x - 5 बराबर 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3y - 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 3y को इधर लाएँ तो कितना हो जाएगा, x - 3y, और क्या कहते हैं ये आपका क्या है, -5 है, या इसको उधर ही ले जाएँ, इसको उधर ले जाएँ तो कितना आएगा, ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में -15। इसको सॉल्व करें कितना आएगा, x - 3y, और = 5 में से 15 गया -10 होता है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब समीकरण 2 को अगर सॉल्व करें, समीकरण 2 से तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए ये समीकरण 2 क्या था, x + 10 = 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2i + में 20, 2i को इधर लाएँ तो x - 2y हो जाएगा, 10 को उधर ले जाएँ तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो 20 - 10, तो x - 2y = कितना, 10। अब यहाँ पे इसको अगर हम समीकरण नंबर 3 मान लें और समीकरण इसको हम 4 मान लें, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि दोनों समीकरण को हमको सॉल्व करके x और y का मान निकालना है, नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु। तो देखिए इन दोनों समीकरणों में x आपका बराबर है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इस दूसरे समीकरण 4 को हम घटा देते हैं समीकरण 3, 4 से 3 को घटाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, 4 आपका था x - 2y = 10, और यहाँ पे x - 3y = -10। अगर घटाएंगे तो चिन्ह यहाँ पे देखिए माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस जब घटाते हैं तो सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस में 3y और माइनस में 2y, मतलब केवल y बराबर, यहाँ पे ये भी प्लस, तो 10 20 हो जाएगा। y का मान आपका 20 आ गया। ये y का मान आप समीकरण 4 में ही रख दीजिए, y का मान समीकरण 4 में रखने पर अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 2 गुणे y का मान देखिए यहाँ से 20 आया, तो यहाँ पे अगर 20 रखेंगे कितना आएगा, 20 बराबर 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 20 दूनी 40 = 10, तो x बराबर कितना, 10। अब ये उधर जाएगा तो माइनस से प्लस 40, तो कितना आएगा, x बराबर आपका 50 हो जाएगा। ये आपके 50 हो गए और ये आपके कितने, 20 हो गए। अब यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिएगा, इसको सेटिस्फाई या संतुष्ट करवाने के लिए आप यहाँ पे मान रखते जाइए। yx का मान इस पे रखिए, इस वाले पे yx का मान इस पे रखिए, और दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि हमारा क्या आंसर एकदम राइट है। सवाल नंबर 3 देखते हैं, क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, उनके अंकों का योग 9 है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 अंकों की संख्या मतलब जैसे 45 मान लो, 45 है, ये 2 अंकों की संख्या है, 1 अंक 2 अंक,
ठीक है ना। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब इन दोनों अंकों का अगर योग जोड़ लें इनको तो क्या आना चाहिए 9। जैसे यहाँ पे 45 लिखा है तो 5 4 9, ठीक है ना। तो इस प्रकार की संख्या होनी चाहिए। तो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, जो भी वो संख्या हो उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, ठीक है ना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमको जब संख्या पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, संख्या मान लेते हैं। हम क्या करें, मान लें। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, माना संख्या क्या है, एक्स वाई मान लें, ठीक है ना। 2 अंकों की संख्या हो गई। अच्छा, मानते कैसे हैं, ऐसे लिखते कैसे हैं, माना संख्या का इकाई का अंक इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। तो ये लिखते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार। ये तो हमने ऐसे बताया है कि ये 2 अंकों की संख्या हो गई, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दोनों का योग, दोनों संख्याओं के अंकों का योग, अगर दोनों अंक, ये आपका जिसे यहाँ पे 45 बताए थे ना, तो हमने क्या किया था, 4 + 5 किया था ना, तभी तो 9 आया था। तो यहाँ पे x + y इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका एक समीकरण हो गया। अब क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या को लिखने का एक तरीका और भी होता है, ठीक है ना। जैसे हम पहले लिखते थे, कैसे लिखते थे, जैसे हमको 45 लिखना हो तो 45 लिखने का एक विस्तृत रूप होता था कि 4 × 10, क्योंकि ये दहाई के स्थान पे है तो 4 × 10 प्लस में ये आपका 5 इकाई के स्थान पे, तो यहाँ पे 5 × 1 करते थे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 45 ही आएगा। तो इसको भी हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार। तो यहाँ पे देखिए 10 × x लिखेंगे तो कितना आएगा, 10x प्लस में y, ठीक है ना। तो ये आपकी ये संख्या है, यही संख्या ये है, x y जो है वही संख्या ये मैंने लिखा है। तो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, अगर इसका हम 9 गुना कर दें, मतलब 9 से गुणा कर दें, 9 गुना का मतलब होता है 9 से गुणा करना, ठीक है ना। 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब इन संख्या को पलट दें, अभी x y माने थे, अब yx मान लें, yx मान लें, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगी, अगर yx माने, yx मान ले पलटने के बाद, तो अगर इसको हम इस प्रकार लिखें तो कितना आएगा, 10y प्लस में x, ऐसे। तो क्या कह रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, मतलब ये जो संख्या अब बनी 2 गुना, इसका 2 गुना कर दें, 2 गुना है, ठीक है ना। तो मतलब 2 गुने के बराबर है, मतलब इसका अगर 2 गुना कर दें संख्या को पलटने के बाद, और इसका जो पहले संख्या थी उसका 9 गुना, तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो कह रहा हुआ संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपका पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण हम बना लिए हैं। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 90x प्लस में 9y = 10 दूनी 20y, और प्लस में क्या हो जाएगा 2x, ठीक है ना। अब देखिए x वाला पक्ष y वाला पक्ष एक तरफ इधर ला लें तो कितना आएगा, 90x, x वाला इधर लाएंगे तो कितना, माइनस में, प्लस में था इसलिए माइनस में, प्लस में ये देखिए 9y है, और ये इधर आएगा तो माइनस में 20y हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 90 में से 2 गया, 90 में से 2 गया आपका 88 होता है, ठीक है ना। ये आपका 88x, और प्लस में क्या, 20 आपका माइनस में और 9 आपका प्लस में, घटाएंगे मतलब जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये 20 में से 9 घटेगा, ठीक है ना। 20 में से 9 गया 11, माइनस में 11y बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 11 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे 11 8 88, और माइनस में y बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 11 ये इधर जाएगा तो 0, देखिए यहाँ से 11 को इधर भेजेंगे तो भागे में 0 हो जाएगा। हम इस चीज़ को यहाँ पे नहीं, ये मत समझिएगा कि हम इस चीज़ को भी तो भाग में कर सकते थे, लेकिन नहीं कर सकते हैं। अगर इस चीज़ को हम भाग में कर देंगे तो ये 11 बराबर 0 आएगा। लेकिन क्या कोई 2 अचर संख्याएं जो एक दूसरे के बराबर ना हो वो बराबर में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसलिए हम केवल 11 को ही इधर भेज सकते हैं, इस चीज़ को नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, @x - y = 0। अब पहला समीकरण ये था, दूसरा हम इसको मान लें और दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए x + y = क्या था, 9 था, और यहाँ पे क्या आया, @x - y = 0। अगर दोनों समीकरण को जोड़ दें तो देखिए y प्लस में था, y माइनस में था, तो ये तो कट जाएगा, ये कट गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 8x और 1x कितना हो जाएगा, 9x।
बराबर में 9 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर कितना आएगा 9/9, कटने के बाद क्या 1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हमारा आया 1, x बराबर हमारा 1 आ गया। अब यही मान x का मान पहले वाले समीकरण में रखने पर, अगर x का मान पहले समीकरण पे रखें तो कितना आएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर रखेंगे तो कितना आएगा 1 + y बराबर 9, तो y बराबर देखिए यहाँ पे जुड़ा उधर जाके घट जाएगा, तो 9 - 1 तो मतलब क्या 8, तो y बराबर कितना आया 8, तो x बराबर 1 और y बराबर 8। तो हमारी संख्या क्या थी, अगर यहाँ पे x के स्थान पे 1 लिख दें क्योंकि x का 1 मान आया था और y का 8, तो यहाँ पे 8 लिख दें, तो हमारी वो संख्या क्या थी, हमारी संख्या 18 थी। अगली सवाल देखते हैं। कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है ना। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कह रहा है ज्ञात कीजिए कि उसे 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त हुए। हमको तो नहीं पता है कितने कितने प्राप्त हुए, तो हम मानते हैं। ठीक है ना। माना 100 रुपये, या यहाँ पे हाँ लिख लीजिए 100, चाहे 100 रुपये के चाहे 50 रुपये, किसी के भी इनिशियल में आप लिख सकते हैं। 100 रुपये के नोटों की संख्या हम मान लेते हैं x है। ठीक है ना। और 50 रुपये के नोटों की संख्या y मान लिए। अब देखिए कह रहा है कि उसने खजांची से 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 25 नोट पाए। अब 100 रुपये का अगर x नोट है, 50 रुपये का y नोट है, तो 25 नोट अगर पाए तो x + y बराबर 25, कितना है, हाँ 25। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 100 के x नोट हैं, 50 के y नोट हैं, तो दोनों नोटों की संख्या मतलब जोड़ेंगे तो दोनों नोटों की संख्या आ जाएगी। और उसने कह दिया कि 25 नोट हैं, तो इन दोनों का योग 25 के बराबर होना चाहिए। तो ये तो आपका पहला समीकरण हो गया। अब क्या कह रहे हैं, अब दूसरा समीकरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कैसे 2000 उसने निकालने के लिए कहा कि 2000 वो निकलवाना चाहती है। तो देखिए 100 के नोट और 50 के नोटों की संख्या जो होगी, अगर उनका गुणा करके हम जोड़ दें तो 2000 के बराबर होनी चाहिए। तो हमने मान लिया क्या 100 नोट थे x के, तो मतलब 100 रुपये के x नोट, तो जितना आएगा प्लस में 50 रुपये के y नोट। तो ये दोनों 100 रुपये का x नोट और 50 रुपये के y नोट जब उससे हम गुणा करेंगे तो टोटल पैसा आता है, और टोटल पैसा हमारा कितना 2000 ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो कह रही है कि 2000 निकलवाने के लिए वो गई थी। ठीक है ना। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है ना। अच्छा, ये दूसरे समीकरण को थोड़ा सा हम सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कॉमन आएगा 0, 50 आपका कॉमन हो जाएगा, तो 50 कॉमन हम कर लिए, या 50 से दोनों पक्षों में भाग कर दें, कितना आएगा 50 दूनी कितना आएगा 100, 50 2x आएगा, प्लस में y बराबर में कितना आएगा 50 दूनी 100, 50 चौका 40, ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम समीकरण नंबर क्या 2 मान लेते हैं। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम घटा दें, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दें, तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पे 2x प्लस में y बराबर 40, और यहाँ पे x प्लस y बराबर 25। यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि y यहाँ पे देखिए और यहाँ पे y दोनों पद क्या थे, बराबर थे, इसलिए हम इसको घटाने के लिए करें। घटाने के लिए क्यों, क्योंकि ये दोनों पद के बराबर होने के साथ साथ दोनों के चिन्ह बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे हम घटा रहे हैं। तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो 2x में से x गया x, y वाला पोर्शन ख़त्म। 40 में से 25 जाएगा तो हो जाएगा 25 × 5 = 30, 10 × 40 मतलब 15, तो x बराबर 15 आ गया। मतलब 100 रुपये के कितने नोट थे, 15 नोट थे। अब x का मान उठा के अगर पहले में रख दें, x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, जब यहाँ पे रखेंगे कितना आएगा 15 प्लस y बराबर 25। ठीक है ना। तो y बराबर कितना 25 - 15, इसको उधर पक्षांतर कर दिया, तो 25 में से 15 गया कितना 10, तो y 10 क्या कहते हैं 50 रुपये के कितने नोट थे, 10 नोट थे, और 100 रुपये के कितने नोट थे, 15 नोट थे। ये आपकी सवाल नंबर 4 थी। सवाल नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है किराए पर पुस्तकें
देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है ना, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है ना, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। कह रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों का जो एक नियत किराया है, क्या है, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। तो हमको तो किराया नहीं पता, तो हमने माना नियत किराया बराबर यक्स, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है, अतिरिक्त दिन का किराया मतलब अतिरिक्त दिन का किराया हमने मान लिया कि वाई है, ठीक है ना। तो कह रहा है आगे कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपये अदा किए। अब देखिए 7 दिन के लिए रखा है किसने, सरिता ने। अब देखिए प्रथम 3 दिन का तो किराया नियत है, और नियत किराया हमने मान लिया कि फिक्स है कि x रुपये ही है। तो वो तो 3 दिन का तो फिक्स हो गया ना, कि वो उतना तो x रुपये हमने मान लिया। जैसे यहाँ पे x एक क्या है, ये चर राशि नहीं है, ये एक कोई अंक है, ये कोई एक नंबर है जिसका मान हमेशा फिक्स, ये कभी बदलेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या यक्स मान लिया, प्लस में अब देखिए ये 7 दिन में 3 दिन तो इस नियत किराए में गया ना, ये जो नियत किराया था इसका तो 3 दिन इसमें चला गया। तो 3 दिन जब चला गया तो 7 में से 3 गया कितना, 4 दिन इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। केवल 4 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा। तो y अगर रुपये है 1 दिन का अतिरिक्त किराया, तो 4 दिन का कितना, 4y हो जाएगा। बराबर में उसने कितना अदा किया है, उसने अदा किया है 27 रुपये, ये 27 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए सुशी ने 5 दिनों तक के लिए 21 रुपये दिया। अब 5 दिनों में देखिए, ये जो सुशी थी उसने 5 दिन तक किताब रखी, तो 5 दिन में 3 दिन तो क्या थे, वो नियत थे कि उतना किराया मतलब x रुपये ही लगना है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद 3 दिन के बाद 2 दिन बचे, 2 दिन का अतिरिक्त किराया, 1 दिन का अगर y है तो 2 दिन का 2y हो जाएगा। और उसने कितना अदा किया, उसने अदा किया 21 रुपये। तो यहाँ पे ये 21 रुपये, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हमको सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं कि दोनों समीकरण को हम घटा दें तो कितना आएगा। क्यों घटाएं, क्योंकि x और x एक पद देखिए मिल रहा है, यहाँ पे दोनों क्या हैं, आपके चिन्ह इसके धनात्मक हैं, सेम चिन्ह है, इसलिए घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल आउट। यहाँ पे 4y में से 2y गया तो 2y। अब 27 में से 21 जाएगा, कितना आएगा, 21 6 27 6 आ जाएगा। तो y बराबर कितना, 6/2। तो y बराबर 2 3 6 3 हो जाएगा। y बराबर आपका 3, मतलब अतिरिक्त दिन जो 1 दिन का किराया है वो 3 रुपये है। अब यही y का मान अगर समीकरण 1 में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो कितना आएगा, x + 4 × 3, y के स्थान पे क्या मैं ले रहा हूँ 3, तो 4 × 3, क्योंकि ये 4 y मतलब 4 से गुणा हो रहा है, तो इज कितना 27। यहाँ पे x + 4 3 12 हो जाएगा, इज 27। तो x बराबर कितना 27 - 12। अब घटाएंगे तो x बराबर कितना, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से गया 1, तो 15 रुपये। मतलब क्या हुआ, जो 3 दिन का किराया नियत किराया था वो 15 रुपये है। 3 दिन का आपको 15 रुपये देना ही पड़ेगा, वो फिक्स है। लेकिन उसके बाद आपका किराया घट गया, ठीक है, 3 रुपये। अगर यहाँ पे देखें नियत किराया प्रतिदिन के हिसाब से तो 5 रुपये पड़ रहा था पहले 3 दिन का, लेकिन ये फिक्स है कि 15 ही लेना है। मान लीजिए 1 दिन आप रख लिए, उसके बाद दूसरे दिन दे रहे हैं तो आपको 15 ही लगेगा, ठीक है ना। फिर ये नहीं है कि 5 रुपये, नहीं, वो फिक्स है 15 रुपये। 3 दिन का नियत फिक्स किराया है, ठीक है, और अतिरिक्त दिन का 3 रुपये है, ठीक है ना।